एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर और इसमें मैं लेकर आई हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अप्रोचेस को, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम। और इसमें हमें दो अप्रोच को पढ़ना है। एक है आपका आइडियलिस्ट अप्रोच और दूसरा है रियलिस्ट अप्रोच, यानी आदर्शवादी दृष्टिकोण, और दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो आज हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण को। और ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये आप BA के 3rd ईयर में पढ़ना है, मास्टर्स कर रहे हो तो वहां पर भी पढ़ना है, या इधर कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है तो मेरा ये वीडियो आई होप कि आपको हेल्प करेगा। और जैसे कि कमेंट्स भी आ रहे हैं कि BA 3rd ईयर के प्लीज मैम वीडियो अपलोड करिए, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस को अपलोड कर दूं ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल। तो आप भी मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और दूसरों को भी बताएं इसके बारे में। तो चलिए बिना देरी किए अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और हम लोग समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होता है। ओके, आइडियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए दो प्रकार के उपागम बताए गए हैं, ये दो प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं। पहला दृष्टिकोण है आदर्शवादी दृष्टिकोण और दूसरा होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यह आदर्शवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं या यथार्थवादी सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं। तो एक एक करके डील करते हैं। आज आदर्शवादी को देख लेते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रियलिस्ट अप्रोच को डाल दूंगी। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है इसका उदय 18वीं शताब्दी में हुआ है और ऐसा कहा जाता है या फिर माना जाता है कि अमेरिका और फ्रेंच क्रांति के पीछे जो कारण रहे थे या फिर इसका प्रेरणा के स्रोत रहे थे वे आदर्शवाद ही रहे थे, यानी आदर्शवाद का दृष्टिकोण ही रहा था जिसके कारण अमेरिका और फ्रेंच क्रांति हुआ था। आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, राइनोल्ड लैबोर और कॉन्डरसेट। यानी ये जो विचारक है ये आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक रहे हैं। और ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है ये यथार्थवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है, क्योंकि ये क्या है, नैतिक मूल्यों का समर्थन करता है। और जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है एक ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें कि युद्ध, दंड नीति और अत्याचार का अभाव हो। यानी इनका कहना है कि हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था या विश्व सरकार की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें युद्ध नहीं होना चाहिए, जो किसी भी प्रकार की दंड नीति नहीं होनी चाहिए या कोई तरह का अत्याचार, हिंसा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है ये नैतिक मूल्यों का सपोर्टर है और ये चाहते हैं कि कैसी विश्व सरकार की स्थापना हो सके जिसमें कि हिंसा का या अत्याचार का या युद्ध का कोई स्थान ना हो। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानते हैं कि संसार में अत्याचार और संघर्ष का कारण परस्पर विरोधी आदर्श और सिद्धांत रहे। यानी इसके जितने भी प्रतिपादक हैं इनका कहना है कि संसार में जो भी अत्याचार, लड़ाई झगड़े या हिंसा हो रही है इसका प्रमुख कारण होता है कि विरोधी आदर्श और सिद्धांत, यानी कि जो सिद्धांत है या फिर जो आदर्श है वे कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं, विरोधी है। इस कारण विश्व में ये अत्याचार, ये हिंसा आए दिन होते रहते हैं। प्रारंभिक आदर्शवादी विचारकों में कॉन्डरसेट का नाम सामने आता है क्योंकि इसने क्या किया, 1795 में अपनी ग्रंथ में एक ऐसी विश्व सरकार या एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें युद्ध, विषमता और अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं था। और इसने यह विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य जो है वे अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी जो मानव समाज होगा उसमें हिंसा, हत्या, अनैतिकता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना लुप्त हो जाएगी। तो ये जो कॉन्डरसेट है, सबसे पहले इसको समझिए कि ये प्राचीन आदर्शवादी विचारकों में से एक रहे हैं और इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था 1795 में, जिसमें इस विचार को सामने रखा कि एक ऐसी विश्व सरकार की स्थापना होगी या विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी जिसमें युद्ध की, अत्याचार की, विषमता की, हिंसा की कोई स्थान नहीं होगा। और इन्होंने यह भी विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य में इतना बुद्धि है, विवेक है, तो वो अपनी बुद्धि, विवेक या शिक्षा के आधार पर एक इतना ज्यादा उन्नति कर लेगा कि भावी जो समाज होगा या भावी जो मानव समाज होगा उसमें हिंसा का या फिर अत्याचार का या हम लोग कह सकते हैं कि यह विषमता का कोई भी स्थान नहीं रहेगा, जिससे कि व्यक्ति अनैतिकता की ओर आगे बढ़ेगा। तो उस समय अनैतिकता की या फिर उचित अनुचित की जो स्थिति होती है वह लुप्त हो जाएगी। तो इनका कहना है कि विश्व सरकार ऐसा होगा जिसमें युद्ध की, विषमता की, अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। आगे है कि आदर्शवादी कैसे भविष्य की कल्पना करते हैं कि जब विश्व में दंड नीति, हिंसा या अत्याचार का अभाव होगा। इनकी मान्यता है कि वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा और सुधार के प्रयोग से हो सकता है। यानी आदर्शवादी कहते हैं कि वर्तमान समय में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, लड़ाई झगड़े या फिर युद्ध वगैरह हो रहे हैं तो इनका उपाय यही है कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है और सुधार करना है। इन दो चीजों पर अगर हम बल देंगे तो कहीं ना कहीं इन अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोका जा सकता है।
ऐसा मानना है आदर्शवादियों का। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का जो संबंध है क्या होना चाहिए से होता है, यानी ये लोग बल देते हैं क्या होना चाहिए। इनका ये मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है या प्रेजेंट में क्या चल रहा है या घटना घट रही है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये लोग बल देते हैं कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कैसी स्थिति रहेगी या क्या होना चाहिए। ठीक, ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं ये लोग भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आदर्शवादी चिंतक जो है इन प्रश्नों पर विचार प्रकट करते हैं कि विश्व में शांति और न्याय की स्थापना कैसे की जाएगी, युद्ध अगर होंगे तो युद्ध का उन्मूलन कैसे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अगर हमें बनाना है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम किस प्रकार विकसित करेंगे, या फिर शक्तिशाली राज्य जो शक्तिहीन राज्यों पर शोषण कर रहे हैं तो उसके शोषण को किस प्रकार समाप्त किया जाएगा या किस प्रकार रोका जा सकता है। तो इनके जो भी प्रश्न होंगे वे भविष्य के लिए होंगे कि अगर हमें शांति और न्याय की स्थापना करना है भविष्य में तो वो कैसे किए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है तो उसको कैसे करेंगे, युद्ध की समाप्ति अगर हमें करना है तो उसको हम कैसे समाप्त करेंगे, या जो भी शक्तिशाली जो भी पावरफुल कंट्री हैं और जो कम पावरफुल कंट्री है उसके ऊपर अगर शोषण कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रोकेंगे। तो इनका संबंध पूरी तरह से क्या होना चाहिए पर होता है। आगे देख लेते हैं क्या है कि जो आदर्शवादी विचारधारा है इसके समर्थकों में आधुनिक समय में अगर कोई विचारक आते हैं तो वो हैं बर्ट्रैंड रसेल। आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों में आधुनिक समय में बर्ट्रैंड रसेल का नाम सामने आता है और इनका कहना है कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा के स्थान पर रचनात्मक प्रेरणाओं को अपनाना होगा और उनका पोषण करना होगा, तभी विश्व के राष्ट्रों के बीच प्रेम और सहयोग का वातावरण पनप सकता है। तो बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि जो भी अनावश्यक प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों के बीच में चल रही है उसे हमें रोकना होगा और उसकी जगह पे हमें रचनात्मक प्रेरणाओं को अपनाना होगा ताकि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में प्रेम, सद्भावना या फिर आपस में भाईचारे की भावना पनप सके। तो बर्ट्रैंड रसेल जो है ये आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधुनिक विचारकों में से एक माने जाते हैं। इनका यह भी विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमें निशस्त्रीकरण पर बल देना होगा और ऐसा होने पर ही विश्व सरकार की कल्पना की जा सकती है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना। तो इनका कहना है कि युद्ध जैसे अगर स्थिति उत्पन्न हो भी जाती है तो हमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है और निशस्त्रीकरण की धारणा को अपनाना होगा, तभी हम एक विश्व सरकार की कल्पना कर सकते हैं। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधुनिक समय के प्रतिपादक है बर्ट्रैंड रसेल, इनका मानना है। आगे क्या है कि जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है ये संस्थावादी और विधिवादी अध्ययन पर बल देता है, यानी इनका कहना है कि संस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और विधिवादी यानी कि विधि कानून पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत विभिन्न राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित करना है तो हमें कानून पर जोर देना होगा, संस्थाओं पर जोर देना होगा। अब देख लेते हैं कि क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल समस्याएं अगर आ रही हैं तो उसके समाधान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं वह 3 प्रकार के उपाय बताता है। सबसे पहला है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है ये 3 प्रकार के उपाय बताते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। और पहला उपाय ये कहते हैं कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, मोरल को अपनाना चाहिए और साथ ही परंपरागत जो शक्ति राजनीति है, जो पावर पॉलिटिक्स जो पहले से चली आ रही है, उसे दूर रहने का प्रयास प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहिए, तभी वह विश्व सरकार की स्थापना कर सकता है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझा सकता है। दूसरा उपाय यह बताते हैं कि चूंकि शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक हैं सर्वाधिकारवादी दल होते हैं, अतः ऐसे सर्वाधिकारवादी दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहिए। तो दूसरा उपाय यह बताते हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स है इसके सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं सर्वाधिकारवादी दल यानी टोटलिटेरिज्म पार्टीज होते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो ये टोटलिटेरिज्म पार्टी है जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसका अस्तित्व और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इससे इसके अस्तित्व को रोकने के उपाय करने चाहिए और ये जो पावर पॉलिटिक्स है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थर्ड उपाय यह बताते हैं कि विश्व सरकार की स्थापना करके ही हम पावर पॉलिटिक्स को सदैव के लिए दफना सकते हैं, यानी हमें विश्व सरकार की स्थापना करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए 3 उपाय बताता है। सबसे पहला कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों पर चलना होगा और पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा, और दूसरा कि जो सर्वाधिकारवादी दल जो धीरे धीरे पनप रहे हैं और ये उग्र रूप धारण कर रहे हैं तो इनके अस्तित्व को भी कंट्रोल करना होगा और समाप्त करने की कोशिश करनी होगी। और तीसरा उपाय है सरकार की स्थापना करना होगा
तभी हम पावर पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 उपाय बतलाते हैं। आगे है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल साधन मानता है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक मीडियम के रूप में देखता है, मीन के रूप में नहीं, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय की स्थापना करना है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक साधन के रूप में देखता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास किया जा सके। आगे है कि 1919 से 1939 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन रहे थे, जो आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के अभी हम लोग सपोर्टर में देख रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इसके सपोर्टर में विभिन्न विद्वानों के नाम हम लोगों ने क्लियर किए, जिनमें से कॉन्डरसेट का नाम आता है, हर्बर्ट बटरफील्ड है, E.H. कार्य, रॉबर्ट नेबुर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने आधुनिक समय में आदर्शवादी दृष्टिकोण के सपोर्टर में बर्ट्रैंड रसल का नाम देखा। उसके बाद आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसे विल्सन के 14 सूत्री शांति उपाय के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना की कल्पना भी की थी। तो वुडरो विल्सन जो है आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करने के लिए जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वह युद्ध, अत्याचार, हिंसा ऐसी स्थिति पर बल नहीं देता है, बल्कि इनका कहना है कि राष्ट्रों को पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और नैतिक तत्वों को अपना लेना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि आदर्शवादी व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में सैनिक शक्ति को त्याग दे और उसकी जगह नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। परंतु देखा जाए तो वर्तमान समय में तो क्या ये भविष्य में भी संभव नहीं कि जो प्रत्येक राष्ट्र है अपनी सैनिक शक्ति को त्याग देंगे और शांति से नैतिक सिद्धांतों का पालन करेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो जो आदर्शवादी दृष्टिकोण नैतिक सिद्धांतों की बात करता है, ये केवल बोल सकते हैं कि ख्याली पुलाव बनाने की बात है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह शक्ति की राजनीति है, सभी राष्ट्र शक्ति यानी पावर से जुड़े हैं और हम पावर पॉलिटिक्स को ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं या समझते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी राष्ट्र जो है वो नैतिक सिद्धांतों का पालन करे और अपनी सैनिक शक्ति को त्याग दे, तो यह संभव नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। फिर आगे मॉर्गनथाउ जो है वह लिखते हैं कि इस विश्व में परस्पर स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। और ये सपोर्ट करते हैं इस बात को कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक सिद्धांतों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या नैतिक सिद्धांतों का हम पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्व में जो राष्ट्र हैं वो हमेशा अपने राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रहित रहेंगे तो ये निश्चित है कि राष्ट्रों के राष्ट्रहित आपस में टकराएंगे, संघर्ष उत्पन्न होगी। तो आपस में संघर्ष उत्पन्न होना ये क्या बोल सकते हैं कि स्वाभाविक ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्येक राष्ट्र है वे नैतिक सिद्धांतों का पालन करेंगे, यह संभव नहीं है। इसलिए मॉर्गनथाउ भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति की राजनीति से जुड़ा है। दूसरी आलोचना ये की गई है कि आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का पूर्ण विरोध और दमन किया जाना आवश्यक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम हिंसा को या फिर उग्रवादी को या सैनिकवादी या शक्ति जो भी इस तरह की पावर पॉलिटिक्स है उसका हम विरोध और दमन नहीं कर सकते हैं। ये चीजें साथ में होती ही होती हैं, इसलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। तीसरा है कि आदर्शवाद के अनुरूप राज्य जो होंगे वो नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए तत्पर नहीं है। इसमें क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र नहीं चाहते हैं कि वे दूसरे राष्ट्र से दबकर रहें। प्रत्येक राष्ट्र चाहते हैं कि हम अपने आप को हर तरह से शक्ति संपन्न बनाएं, इसलिए वे नैतिक सिद्धांतों का पालन करना नहीं चाहते हैं और इसकी जगह वे शक्ति का सपोर्ट करते हैं और शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण की ये कुछ आलोचनाएं की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं तो बढ़ चढ़कर की गई, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। इसके पीछे का कारण है राष्ट्र संघ की स्थापना, क्योंकि राष्ट्र संघ की स्थापना जब हो गई उसके कुछ वर्षों के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण में कुछ कमियों को या इसकी दुर्बलताओं को देखा जाने लगा। और राष्ट्र संघ की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन नहीं हो सकता। तो राष्ट्र संघ ने यह क्लियर कर दिया कि हम न्याय पर चलेंगे और नैतिकता को अपनाएंगे, अनैतिक तत्वों की उपेक्षा कर देंगे, हम युद्ध को नहीं अपनाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन हम नहीं कर सकते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए शक्ति, युद्ध और
वास्तविक तत्व की ओर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वह इन तत्वों की उपेक्षा करता है, इन तत्वों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से होता है। ये लोग पावर पॉलिटिक्स पर बिल्कुल जोर नहीं देते हैं। युद्ध की स्थिति तो कहते हैं कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोग नैतिकता को अपनाते हैं और इनका कहना है कि क्या होना चाहिए संबंध है, यानी अगर विश्व में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर देशों का विकास करना है तो उसे कैसे करेंगे, या शक्तिशाली राष्ट्र शक्तिहीन राष्ट्र का अगर उस पर अत्याचार करेगी, उसको अपने कंट्रोल में करेगी, तो उसे हम किस प्रकार उसका समाप्त कर सकते हैं, तो क्या होना चाहिए से इनका संबंध होता है। और ये लोग वास्तविक तत्वों की उपेक्षा कर देते हैं, वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं देते हैं, यथार्थता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यथार्थता को भी समझना होगा, वास्तविक तत्वों को भी समझना होगा। अगर हम यथार्थ को नहीं समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यह दृष्टिकोण है यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में विशेष रूप से सहायक नहीं हो सका है और इसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है इसका बोल सकते हैं कि ये ज्यादा सफल नहीं हो सका और इसकी दुर्बलताएं भी सामने देखने को मिली, क्योंकि ये वास्तविकताओं से राजनीति को दूर ले जाता है और इस यथार्थ से नहीं जोड़ता है। अतः हमें ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना है तो यथार्थ को भी समझना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण है, रियलिस्ट अप्रोच है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण या आइडियलिस्ट अप्रोच क्या है, विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझाना होगा, पहले इसका परिचय देना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किस प्रकार हम कर सकते हैं, दो प्रकार से। उसमें आपको यह बताना होगा कि आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है, इसका परिचय देना होगा, इसके सपोर्टर्स को लिखना होगा, फिर ये किस चीजों पर बल देता है, किस चीजों पर बल नहीं देता है, फिर विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण को रखा है उसको आपको बताना होगा। फिर आपको यह बताना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या, जो आदर्शवादी दृष्टिकोण, इसकी क्या आलोचनाएं की गई है, क्या क्या आधार रहे हैं, क्या कमियां हैं, उन चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर के एंड पर आ जाते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर जरूर कर सकते हो। आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो और मेरे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, उनको भी ताकि हेल्प मिल सके। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।